बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का जो मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारा टॉपिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ये जो मैं भी आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी, ये मोस्टली मैंने जो है उसको प्रिपेयर किया है फ्रॉम शॉज़, और उसके बाद फिर हम गाइडलाइंस की कुछ चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो शॉज़ में क्या है, कुछ अच्छी डिटेल्स थी इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, रिकॉल लेवल का क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ डिफाइंड एज द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन अ साइट अदर देन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। इंसिडेंस क्या है, 0.25% टू 1.5%, जो कि शॉज़ के पेज नंबर 363 पे लिखा हुआ है, और 11 पर 1000 प्रेगनेंसीज विद द मैटरनल मोर्टेलिटी 0.2 पर 1000, ये 2 हर्ट्स में पेज नंबर 589 पे लिखा हुआ है। ओके, तो इटियोलॉजी क्या है इसकी और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे यहाँ 363 पेज नंबर शॉर्ट से लिए गए हैं। और इसमें उन्होंने क्या था कि मेन इटियोलॉजी क्या है कि डिले इन ओवम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओवम की ट्रांसपोर्ट में डिले आता है, और वो डिले अब किसी भी वजह से हो सकता है। फिलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी मूवमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर जो सीलियाज हैं उनका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एडहेंस बनी हुई हो सकती हैं। तो कहते हैं कि डिले इज़ दैट द ओवम बिकम्स टू लार्ज टू पास थ्रू सर्टेन एरियाज ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, पर्टिकुलरली द इस्थमिक सेगमेंट एंड द यूट्रोट्यूबल जंक्शन। तो इस्थमिक सेक्शन आपको पता है कि नैरोएस्ट पार्ट है, इसलिए उसमें ज़्यादा मुश्किल होती है। मायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वॉल ऑफ द फिलोपियन ट्यूब allows approximation and fertilization of the gametes as well as propulsion of the zygote and cleaving embryo from the ampulla to the uterine cavity। तो वो बायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का क्या फंक्शन होता है कि वो इसको आगे फर्दर पास ऑन होने में भी हेल्प आउट करती है। जी, नेक्स्ट क्या है कि एस्ट्रोजेंस इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेज मसल टोन। ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है क्योंकि वो मसल टोन को डिक्रीज़ करते हैं। बट अगर अभी वो ओवम जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, या जाइकोट जो है अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, तब इस लेवल पे प्रोजेस्टेरॉन जो है वो उसकी इलेक्ट्रिकल बायोमेट्रियल मसल एक्टिविटी को कम करेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो डिले होगी और इसकी वजह से चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपके पास इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी आ जाए तो फिर ही आप प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करें। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, the reported increased incidence of tubal pregnancy in perimenopausal women may be related to the progressive loss of myoelectrical activity along the fallopian tube, which is observed with aging। तो इंक्रीज एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, और उसकी रीज़न क्या है कि मायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की कम होने की वजह से, अफेक्ट होने की वजह से उसका इंसिडेंस जो है वो एजिंग के साथ ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो क्या चीज़ें या वो कहाँ पर हेल्प आउट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स ये आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, इसको एमसीक्यू में भी कोई पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप जब लॉन्ग केस में या आप जैसे लॉन्ग केस का भी पैटर्न नहीं रहा, शॉर्ट केस में या कहीं पर आप उसके रिस्क फैक्टर्स देखना चाह रहे हैं, वैल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि एज इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, अगर ज़्यादा एज है तो उसमें फिर आगे रीज़न क्या है, रीज़न जो है वो मायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का लॉस है। ओके, साल्पिंजाइटिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा तो सिलिएटेड एपिथेलियम उसकी लॉस होगी। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एपिथेलियल सेल हाइपरप्लेसिया को और सीलियोजेनेसिस को, तो ये गुड है फॉर दिस। हाई लेवल ऑफ सीरम प्रोजेस्टेरॉन आर एसोसिएटेड विद डीसिलिएशन, और अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो वो डीसिलिएशन करेगा एंड एट्रोफी ऑफ द एपिथेलियम। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन ऑल्दो इज़ वेरी गुड, बट अगेन मैं यही एम्फेसाइज करूँगी कि जब आपको इंट्रा-यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए देन यू शुड स्टार्ट दिस। These changes of the ciliated epithelium of fallopian tube may explain the increased incidence of tubal pregnancy observed in women who take the progesterone only pill or have a progesterone containing intrauterine contraceptive devices। ठीक है, तो इसी वजह से इनके साथ इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। द रिस्क फैक्टर मे बी एसोसिएटेड विद द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो हम लोगों ने इसमें लिखे हैं मे प्रेजेंट इन 25 to 50% ऑफ वुमेन। तो रिस्क फैक्टर सब में प्रेजेंट नहीं होते। इस इंसिडेंस का आपको क्या फ़ायदा है कि जहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर नहीं भी मिल रहा है और उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो आप इस बात को
कोट कर सकते हैं कि 25 से 50% पेशेंट्स में हमें रिस्क फैक्टर नहीं भी मिलते और उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। बट होते कौन से हैं जी? शॉर्स के पेज नंबर 364 पे है जी, रिस्क फैक्टर फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रीवियस ट्यूबल प्रेगनेंसी है, या प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, या करंट इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूजर्स हैं, असिस्टेड कंसेप्शन है, सल्पिंजाइटिस इस्थमिका नोडोसा है, स्मोकिंग है, और डायथाइल स्टिल्बेस्ट्रोल है। तो यही सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पूछनी हैं। अब तो फोकस्ड हिस्ट्री होती है जो कि आपका पैटर्न है नया, तो उसके मुताबिक आपको जो रिस्क फैक्टर्स पता होंगे तो आप फ़ौरन वो चीज़ें उससे पूछ सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन EBM में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क। हाई रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? ट्यूबल पैथोलॉजी है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी है, इन यूट्रो डायथाइल स्टिल्बेस्ट्रोल है, स्मोकिंग है। और मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन है, इनफर्टिलिटी है, सब फर्टिलिटी है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और एडवांस्ड एज है। ठीक। प्रीवियस ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसमें क्या है कि जी रिकरेंस जो है वो 10 to 20% चांस होता है रिकरेंस का, प्रेजेंटिंग विद एन एक्टोपिक गेस्टेशन इन हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। और ये इसका रिकरेंस भी आ गया पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, लोकेशन ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल एडेनेक्सा, ट्रीटमेंट मेथड एंड हिस्ट्री ऑफ सब फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, उसमें क्या है जी? स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो ग्रेटेस्ट रिस्क है फॉर द प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का फर्स्ट 2 years में आफ्टर स्टेरिलाइजेशन। और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तमाम जो मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन का वो 7.3 per 1000 प्रोसीजर्स है। और ट्यूबल कोगुलेशन हैज़ द लोएस्ट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कंपेयर्ड विद मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे कि स्प्रिंग लोडेड क्लिप्स हैं या फिर फ्लोपियन रिंग्स हैं। बट द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ 10 times हायर व्हेन अ प्रेगनेंसी डज अकर। अगर यानी कि उसके साथ प्रेगनेंसी हुई है तो 10 times ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होगी। रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, रिस्क डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कि स्टेरिलाइजेशन आपने की कैसे थी उसकी, और फिर उसके बाद रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कैसी हुई है ऑफ अ कॉटराइज ट्यूब। तो अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ वुमेन हु कंसीव हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर आप कॉटराइज करें रिवर्सल करते हैं तो उसके बाद 15% जो पेशेंट्स कंसीव करेंगे उनमें, जितने भी पेशेंट यानी कि कंसीव करेंगे उसमें 15% चांस है कि उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। तो आपने पहले ही ये चीज़ें काउंसलिंग पॉइंट्स में बता देने हैं। तो ये काउंसलिंग के स्टेशन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं कि एक पेशेंट की स्टेरिलाइजेशन हुई है और अब वो रिवर्सल चाह रही है तो आप उसे क्या क्या काउंसिल करेंगे। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें। सॉरी। तो नेक्स्ट है कि द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ रिड्यूस टू 5%। MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कितना रिस्क रिड्यूस हो जाता है व्हेन द रिवर्सल इज़ परफॉर्मिंग फॉलोइंग पॉमराइज मेथड। यानी कि पॉमराइज मेथड के बाद अगर या फिर क्लिप स्टेरिलाइजेशन के बाद आप कर रहे हैं तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क कितना है? 5% है। और नेक्स्ट है कि ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिपेयर, तो हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी फॉलोइंग कंजर्वेटिव सर्जरी ऑफ सल्पिंजोस्टमी देन रेडिकल सर्जरी ऑफ सल्पिंजेक्टमी। अगर आपने सल्पिंजोस्टमी की है तो क्या आपका इंसिडेंस है 18%, और अगर सल्पिंजेक्टमी की है तो फिर इंसिडेंस कितना है? 8%। तो रिकरेंस ज़्यादा है, इसीलिए हम सल्पिंजोस्टमी को प्रेफर नहीं करते, सिर्फ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब हेल्दी नहीं होती। अच्छा, इसमें ना 2 टर्म्स हैं, एक सल्पिंजोस्टमी है और एक सल्पिंगोटमी है। ठीक है, तो टर्म गॉटमी और गॉस्टमी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गॉटमी में हम क्या करते हैं कि जब आप ट्यूब को ओपन करते हैं, ओपन तो दोनों में करते हैं, ठीक है, उसमें भी ट्यूब ओपन करेंगे, इसका मतलब है रप्चर नहीं है ट्यूब, आपने सिर्फ उसको ओपन किया और अब आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। और तो इसमें हम क्या करते हैं, गॉटमी में जिसमें एस नहीं आता उसमें प्राइमरी इंटेंशन से हील करते हैं, उसको क्लोज करते हैं वुंड को। लेकिन जिसमें एस आता है यानी कि गॉस्टमी, ठीक है, एस गॉस्टमी में आता है और एस से ही सेकेंडरी इंटेंशन होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं गॉस्टमी में कि हम ट्यूब को हीमोस्टेसिस को सिक्योर कर लेते हैं, अगर कोई ब्लीडिंग पॉइंट होता है तो उसको सेट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको
सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने के लिए छोड़ देते हैं, हम उसको क्लोज नहीं करते। इसी वजह से उसके अंदर और भी ज़्यादा रिकरेंस रेट है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं समझना, आपने याद रखना है कि ये दो टर्म्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। एस से याद रख लेना है, जिस टर्म के अंदर एस आ रहा है उसको हम सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने के लिए छोड़ते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अच्छा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये एमसीक्यू में पूछते हैं तो हम फंस जाते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चूज़ करना है, प्रीवियस सर्जरी चूज़ करनी है, या क्या करना है। तो इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूबल एपिथेलियम रिजल्ट्स इन डैमेज इन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंट्राल्यूमिनल एडियंस बन जाती हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं, एंड द इंसिडेंस ऑफ द ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज विद सक्सेसिव एपिसोड्स ऑफ पीआईडी, यानी कि जितनी एपिसोड ज़्यादा होंगी पीआईडी की उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। एक एपिसोड के बाद 13% है, 2 एपिसोड्स के बाद 35% रिस्क बढ़ जाता है, और 3 एपिसोड्स के बाद 79% रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आता है तो आपने 79% यानी कि पीआईडी को ही चूज़ करना है। ठीक हो गया, क्योंकि अब आप देख लें कि अगर पहले साल पेंजेक्टमी हुई है तो रिकरेंस रेट ऊपर क्या लिखा हुआ है 8%, और सिर्फ एक एपिसोड के बाद भी रिकरेंस रेट जो है वो 13% है, मतलब रिकरेंस कह रही हूँ, इंसिडेंस जो है वो 13% है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि पीआईडी ज़्यादा है रादर कि हम प्रीवियस सर्जरी की बात करें। तो रिमेंबर, पीआईडी ही हमारा आंसर है जब आपसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछी जाए। Although PID is a high risk factor for the ectopic pregnancy, it is pertinent to note that only 50% of fallopian tubes removed from an ectopic pregnancy have histological evidence of salpingitis। तो कहते हैं कि हाई रिस्क फैक्टर है, बट जितनी हमने ट्यूब्स रिमूव की हैं उनमें हिस्टोलॉजिकल एविडेंस इन्फेक्शन का कितने परसेंट के अंदर है? 50% में। ठीक है, अब याद रखें 50% में इन्फेक्शन का रिस्क एविडेंस मिलता है हिस्टोलॉजी पे, और 50% ही हमने कहा था जिन पेशेंट्स के अंदर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 25 to 50% लिखा हुआ था। करंट इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूजर्स, तो इसमें क्या है कि प्रिवेंटिव इंट्रायूट्राइन देन एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन विद कॉपर IUCDs 4% ऑफ ऑल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज आर ट्यूबल, एंड वेयर एज अ प्रोजेस्ट्रॉन कोटेड IUCD 17% ऑफ ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स आर ट्यूबल प्रेगनेंसीज। क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन है ना, तो हमने पहले भी क्या बात की थी कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो मायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम करता है, इसी वजह से उसमें रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको ये इस बात का भी आंसर मिल जाता है। इसीलिए मुझे ये शॉर्ट्स पसंद है कि आपके बहुत सारी छोटी छोटी क्यूरीज कि इसकी रीज़न क्या है, उस बात की रीज़न क्या है, आपको शॉर्ट्स क्लियर करती है अच्छे से। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे है कि जो हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी माइट बी ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एसिम्प्टोमेटिक क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन और टू द प्रोसीजर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जी असिस्टिक कंसेप्शन है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन विद आइदर क्लोमिफेन सिट्रेट और ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन इज अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू ट्यूबल इम्प्लांटेशन। इसमें 1 to 4% ऑफ प्रेगनेंसीज अचीव्ड फॉलोइंग इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन आर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, and the majority of these patients had normal pelvis and patent tubes, and the incidence of tubal pregnancy following oocyte retrieval and embryo transfer is 4.5%। ठीक है, उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली और भी ज़्यादा हो जाता है। तो सल्पिंजाइटिस इस्थमिक का नोडोजा क्या है कि जी दिस इज डायग्नोसिस बाय हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ट्यूबल इस्थमिक डायवर्टिकुला। Defective myoelectrical activity has been demonstrated over the diverticula, and entrapment of the embryo into the diverticula is a possible mechanical explanation। तो याद करें कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि सबसे जो मेन पैथोलॉजी है वो डिले इन ओवम ट्रांसपोर्ट है। तो वो चाहे सीलिया की वजह से है, मायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ख़राब है, एडियंस की वजह से है, प्रोजेस्ट्रॉन उसको तंग कर रहा है, मेन रीज़न यही है। स्मोकिंग क्या करती है भाई? स्मोकिंग जो है ना वो रिलेटिव रिस्क फैक्टर फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी 1.3% फॉर ऑफ रिलेटिव रिस्क इसका जो 1.3 है फॉर वुमेन हु स्मोक 1 to 9 cigarettes पर डे, एंड 2 है फॉर वुमेन हु स्मोक 10 to 12 cigarettes पर डे, और 25 है रिलेटिव रिस्क, 25 तक चला गया अगर स्मोकिंग जो है वो 20 सिगरेट पर डे से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये करेगा क्या कि इनहिबिट करेगा oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स को पिकअप बाय द ephemeral end of the fallopian tube, and a reduction of ciliary heat frequency
एंड एसोसिएटेड विद निकोटीन इनटेक, ठीक है, निकोटीन की वजह से उसकी भी एक्टिविटी कम हो रही है। और दूसरा उसके जो ओसाइट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको पिकअप भी नहीं करता फिम्ब्रियल एंड से, क्योंकि पता है ओसाइट ने निकलना है ओवरी से और फिर फिम्ब्रियल एंड ने उसको पिकअप करना है ना, तो वो नहीं होगा इस तरह। डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल का क्या है कि जी रिजल्ट्स ऑफ कोलैबोरेटिव स्टडी इंडिकेट दैट द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन diethylstilbestrol exposed women was 13% compared with 4% for women who had a normal uterus.